दोस्तों, एक बार आप सभी का शंकर केमिस्ट्री में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका नाम है आर्यनीय संकल्पना, जो अम्ल सार की अवधारणा के अंदर आती है। अम्ल और सार की अवधारणा तीन अलग अलग वैज्ञानिक आर्यनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस अम्ल द्वारा दिया गया था। उसमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आर्यनीय संकल्पना क्या होती है। तो आर्यनीस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। दोज सब्सटेंस विच आर गिव H+ आयन इन एक्वस मीडियम, या एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वे पदार्थ क्या कहते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है H2SO4, और दे रखा है जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3, और दे रखा है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सभी आपके एग्जाम्पल बनते हैं प्रबल अम्ल के, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल बनते हैं। किसके बनते हैं ये? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कौन से बनते हैं आपके पास? H2SO4, इसके अलावा जैसे कि HNO3 HCl है, जैसे कि ये टूटेगा, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे? वाटर के साथ, जल से करवाते हैं, तो इससे बन जाए H+। कितने दे रखे थे? नंबर ऑफ H 2, तो जगह 2H+ SO4 2-। इसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा आपके पास H+ हो जाएगा NO3-, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास वाटर। इसी प्रकार से ये भी टूटेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बन जाएगा H+ और Cl- बन जाएगा। तो ये सभी अपन के लिखे हुए हैं, ये सब के सब किसके दे रखे हैं अपन के? एग्जाम्पल प्रबल अम्ल के। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दुर्बल अम्ल के बारे में बोलूँ, जिसको बोलते हैं अपन वीक एसिड, ऐसे एसिड जो कहता है कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, उनको बोलेंगे वीक एसिड। जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का एग्जाम्पल जैसे कि बन जाएगा CH3COOH, इसे बोलते हैं अपन एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन? एसिटिक एसिड कहते हैं। इसे भी क्या करते हैं अपन? जल में घोलते हैं, तो इससे आपके बन जाता है CH3COO- और H+। ठीक है, क्या कर रहा है? जल में इसको एसिटिक एसिड को घोलते हैं, तो इससे क्या बनता है? H+ आयन बनता है। एसिटिक एसिड इसे अपन क्या बोलते हैं? अपन विनेगर में होता है, इसको अपन सिंपल में सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? सिरका कहते हैं। और जैसे एक और बनेगा वीक एसिड का एग्जाम्पल H2CO3, जिसको बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन? कार्बोनिक एसिड। जो अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड की मात्रा मिलती है H2CO3। ये टूटेगा तो यहाँ बन जाएगा H+ CO3 2-। H+, ये आपके H+ आयन बन रहे हैं, वो क्या बन जाएगा आपके पास? अम्ल कहते हैं। अब देखो, ये जो H+ आयन होते हैं, नोट लिखने वाली बात ये है कि जो आपके H+ आयन बनते हैं, ये H+ आयन धनायन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये? धनायन प्रकृति के होते हैं, और छोटे आकार के होने के कारण से मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। इधर धनायन छोटे आकार के होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं रहते। क्या करते हैं? इस कारण ये जल्दी से ही जल के अणु के साथ क्या करते हैं? जल के अणु के साथ क्रिया करके H3O+ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? H3O+, जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये आपके बन जाएगा अम्ल की परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, और यह बता दो आपको मैं दुर्बल अम्ल, जिसको बोलते हैं वीक एसिड, कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल, वीक एसिड कौन से होते हैं? एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है, सबसे फर्स्ट आपके बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला HCl। एक बनता है आपके पास परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल जिसका हो जाएगा फार्मूला HClO4। इसी प्रकार से आपके बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका हो जाएगा फार्मूला H2SO4। इसे क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। और जैसे कि आपके बन जाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये आपके बन जाएगा HBr। और आपके बन जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये आपके बन जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये जाएगा HBr। हाइड्रो आयोडिक एसिड। और एक और बन जाता है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या आ जाएगा आपके पास? नाइट्रिक एसिड, ये हो जाएगा आपके पास HNO3। इसी प्रकार से अगर अपन दुर्बल एसिड की करते हैं बातें, कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसके बाद आपके बन जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद और अपन के बन जाएंगे फॉस्फोरिक एसिड, जिसका हो जाएगा फॉर्मूला H3PO3। और जैसे कि बन जाएगा आपके पास H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। और बन जाएगा बोरिक एसिड, इसका हो जाएगा फॉर्मूला H3BO3। एक और चीज़ बोरिक एसिड के बारे में, बोरिक एसिड का उपयोग अपन किस में करते हैं? यदि ये विलियन रूप में होता है, जब इसकी मात्रा कम होती है तो इसको अपन आँखों को साफ करने में, वॉशिंग ऑफ आई, आँखों को धोने में काम आता है। और जब क्या कहते हैं ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसका उपयोग होता है गेहूँ वगैरह होते हैं, गेहूँ जो भी धान वगैरह होते हैं, उसमें इल्लियों को गिरने से रोकने में काम करते हैं। ठीक है ना, बोरिक एसिड का। और जैसे कि आपके बन जाएगा नाइट्रस एसिड। क्या हो जाएगा आपके पास? नाइट्रस एसिड HNO2। देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है, मैंने यहाँ पर लिखा है नाइट्रिक, यहाँ लिखा है नाइट्रस। जब क्या होता है आवेश, जब आवेश कम होता है तो लगाते हैं अपन अस, क्या लगाते हैं अपन? अस प्रत्यय लगाते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं अनुलग्न। और यदि आवेश अधिक होता है, यदि चार्ज अधिक होता है तो अपन लगाते हैं इक प्रत्यय। क्या लगाते हैं अपन? इक प्रत्यय। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप नाइट्रिक के अंदर, इसके पास आवेश है अभी प्लस का 5, कैसे आया? -2 × 3, -6 में से 1 गया, प्लस का 1, कितना है? प्लस के 5। और यहाँ पर आपके बन जाएंगे प्लस के 3, कैसे हुए? 4 में से 1 गया, पीछे कितने रहेंगे? 3। तो जब आवेश अधिक था तो अधिक पे लिखा है इक, नाइट्रिक एसिड। जब आवेश कम है तो लगा रहे हैं अपन अस। तो इस प्रकार से ये बनते हैं आपके पास प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अब पढ़ेंगे सार क्या होते हैं। सार, इसको बोलते हैं अपन बेस। बेस वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH-, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। जो जलीय विलयन में OH- आयन, इनको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें सार कहते हैं, उन्हें सार कहते हैं। Those substance which are give, those substance which are give OH-, या इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन in aqueous solution, in a aqueous solution is called base। यानी कि वे पदार्थ जो कहते हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? सार कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल बन जाएगा NaOH।
जब NaOH टूटता है तो इससे बनता है आपके पास Na प्लस OH माइनस बनता है। एज इट इज़ और भी अगर मैं आपको दूँ एग्जाम्पल, जैसे कि बन जाएगा आपके पास KOH डिसोसिएट होगा, इसके डिसोसिएशन बन जाएगा K प्लस OH माइनस। एज इट इज़ मैं अगर आपको बोलूँ MgOH2 दे रखा है, इसमें दोनों को अगर आप देखोगे तो ये आपके आ जाएंगे प्रबल सार के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आ जाएंगे, दोनों किस में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। इसी प्रकार से ये जब डिसोसिएट होगा, यहाँ पर सब जगह वाटर आएगा, ठीक है ना, वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बन जाएगा Mg2 प्लस, यहाँ पर कितने लिखे हुए नंबर ऑफ OH 2 थे, तो जाएगा 2OH माइनस। इसके बाद जैसे कि एक और बन जाएगा CaOH2, इसे क्या करोगे आप, वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट करते हो तो इससे बन जाएगा Ca प्लस 2OH माइनस बनता है। ये जो दोनों मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल, ये आपके बन जाएंगे वीक बेस के। किसके हो जाएंगे आपके पास, वीक बेस, इसको बोलते हैं अपन दुर्बल सार बोलते हैं, वीक बेस। यहाँ पे जो MgOH2 लिखा है, MgOH2 को क्या बोलते हैं अपन, वैसे मैंने इसको पिछले क्लास के अंदर भी मेंशन किया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग होता है एसिडिटी को कम करने में, इसका प्रयोग होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अभी देखते हैं कौन कौन से प्रबल सार आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से आते हैं, और दूसरे अपन पढ़ लेंगे यहाँ पर अपन दुर्बल सार के एग्जाम्पल कौन कौन से बनते हैं। दुर्बल सार, इसको बोलेंगे अपन वीक बेस कौन से बनते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, तो जैसे एक तो आपके हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से एक और बन जाएगा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से तीसरा बन जाएगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से चौथा आपके बन जाएगा, पोटेशियम के बाद अगला बन जाएगा आपके पास रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जैसे कि इनमें क्या क्या बनेंगे फॉर्मूले, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH2 बन जाएगा, सोडियम LiOH, LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH। इसी प्रकार से एक और बनता है आपके पास सीजियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा आपके पास, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे कि आपके बन जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ किसके दे रखे हैं एग्जाम्पल आपके पास, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको बताया प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल। इसी प्रकार से यदि अपन दुर्बल अम्ल की करते बातें, कौन कौन से आएंगे दुर्बल अम्ल के अंदर, एक तो बन जाएगा आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। एक और बन जाएगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH2। और जैसे कि बन जाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हो जाएगा फॉर्मूला CaOH2। इसको बोलते हैं दूध का दूध या छूने का पानी बोलते हैं, ठीक है, दूधिया कलर का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपके बन जाएगा जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक और बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका बन जाएगा फॉर्मूला AlOH3। देखो एल्यूमिनियम की संयोजकता वैलेंसी 3 होती है, इसलिए क्या लिखते हैं अपन AlOH3। कैल्शियम की 2 आती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, अमोनियम 1 होती है।
तो ये आपके बन जाते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के बारे में आपको आरएनएस के अनुसार कौन कौन से होते हैं। अब देखो आरएनएस के अनुसार H+ और OH- आयन आते कहाँ से, H+ और OH- आयन। H+ तो आपके हो जाएगा एसिड के कारण से और OH बन जाएगा आपके पास बेस के रिएक्शन करने से। तो अम्ल प्लस क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, इनके आपस में क्रिया करने से बन जाता है वाटर। एज इट इज आप देखोगे यहाँ पर NaCl+ हो रहा है आपके पास, वाटर हो रहा है। ये जो वाटर बनता है ये क्रिया काफ़ी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होती है। ऊष्माक्षेपी इसमें कहते हैं एनर्जी बाहर निकलती है, इमिट होती है। तो इसमें क्या होती है -13.6 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और माइनस चिन्ह बता रहा है मतलब अभिक्रिया कैसी बनती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक और चीज़ आरएनएस संकल्पना के बारे में, इसको कब दिया था, 1887 के अंदर आरएनएस ने सबसे पहले दी थी। कब दी थी, अम्ल क्षार की आरएनएस अवधारणा को 1887 के अंदर आरएनएस ने दी थी। इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपके लिए अम्लराज के बारे में। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्वारेजिया भी बोलते हैं अम्लराज, या इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं इसको अपन, रॉयल वाटर भी कहते हैं, शाही पानी, ठीक है, शाही जल भी कहते हैं इसको अपन, रॉयल वाटर, शाही जल। होता क्या है, अम्लराज क्या होता है, एक तो अम्लों का राजा जिसको बोलते हैं H2SO4 को एक दे रखा है अम्लराज, ये अलग है। देखो अम्लराज क्या होता है, अम्लराज होता है आपके पास 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्र कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 1 भाग आपके बनता है सांद्र नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक एसिड। 3 भाग सांद्र HCl, 1 भाग सांद्र HNO3 के मिलाने से बनता है आपके पास एक्वारेजिया। क्या बनता है, एक्वारेजिया, जिसको अपन अम्लराज कहते हैं। क्या करता है ये अम्लराज, चांदी है, सोना है, गोल्ड है, किसको, चांदी है, सोना है और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं कहता है ये गलाने की क्षमता रखता है। क्या करता है, सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं कहता है ये मेल्ट करने की कैपेसिटी रखता है। आपने कई बार जैसे कि देखा होगा गाँवों के अंदर, शहरों में आते हैं तो आपके सोने और चांदी को सफ़ेद करने का दावा करते हैं, वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, अम्लराज होता है। उस कारण से आपके आभूषणों का भार एकदम से कम हो जाता है, ठीक है। आरएनएस सिद्धांत की सीमाएं देखते हैं, ठीक है। आरएनएस सिद्धांत की सीमाएं, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें बताता है विलायक के बारे में, विलायक की प्रकृति। इसके अंतर्गत केवल क्या होगा, यह नियम जल विलायक के रूप में है तभी काम करता है। क्या है, केवल जल विलायक के रूप में है तभी काम करेगा। अगर कोई विलायक के रूप में मान लो अपने ले लिया एल्कोहल, क्या ले लिया अपन ने, एल्कोहल लेते हो, या अपने ले लिया द्रव अमोनिया ले लिया, या अपन ने इसके अंदर द्रव कार्बन डाइसल्फाइड लिया, तब ये नियम काल नहीं करता है। यानी क्या करता है, ये नियम केवल एल्कोहल, द्रव अमोनिया और इसमें काम नहीं करता है। यह नियम केवल जल विलायक के रूप में होता है तभी कार्य करता है। दूसरा आपके बन जाएगा H+ आयनों की प्रकृति। दूसरा क्या जाएगा आपके पास, H+ आयनों की प्रकृति। ये जो H+ आयन हो जाएगा, इसकी नेचर क्या बनती है, देखो अम्ल के द्वारा उत्पन्न H+ आयन होते हैं, ये काफ़ी छोटे आकार के होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। यानी क्या होगा, H+ आयन है, क्या कहते हैं कि तुरंत जल के अणु के साथ क्रिया करते हैं और इससे क्या बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O+, जिससे क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। यदि अपन तीसरे अगर नियम की बातें करता हूँ तो यह नियम केवल क्या कहता है, यह नियम विलयन अवस्था पर लागू होता है। यह नियम क्या होता है, विलयन अवस्था में
लागू होता है। यदि कोई गैसीय अवस्था के अंदर है तो उसके अम्ल और क्षार की प्रकृति को एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि अपन किस रूप में माने, यदि इसको अपन गैसीय रूप में लेते हैं, गैसीय रूप में लेने पर क्या कहता है, आर्यनीय थ्योरी इसको अम्ल नहीं मानती है। केवल ये जब क्या होगा, इसको अपन जल में घोलते हैं तभी इसको अपन क्या कहते हैं, आर्यनीय के अनुसार इसको अम्ल माना जाता है। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट ये बनता है, इस नियम द्वारा जैसे कि अमोनिया दे रखा है, अमोनिया की सारी प्रकृति के बारे में, और जैसे कि दे रखा है Na2CO3, इनकी सारी प्रकृति, एमिनो की सारी प्रकृति आदि के बारे में व्याख्या नहीं की जाती है, क्योंकि क्या होता है, इनके अंदर OH आयन नहीं होता है। एज इट इज एक अंतिम इसकी डिफेक्ट बनता है, कमी बनती है कि जैसे कि कुछ अम्लीय पदार्थ जिसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, कुछ अम्लीय पदार्थ जिसमें H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपके बन जाएगा CO2 है, SO2 है, CO2 है, SO2 है, SO3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की व्याख्या भी इस नियम के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर H+ आयन उपस्थित नहीं है, तो इनके अम्लीय गुणों की ये व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ सारी पदार्थ जिसमें आता है आपके पास CaO है, MgO है, अमोनिया है, ठीक है, ये आपके दे रखे, इनके क्या होता है, सारी प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, OH- आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास आर्यनीय सिद्धांत की सीमाएं। पहली क्या है, विलायक की प्रकृति, केवल विलायक के रूप में जल होता है तभी ये नियम काम करता है, यानी कि अल्कोहल द्रव अमोनिया है, द्रव कार्बन डाइसल्फाइड है, तभी ये काम नहीं करता है। इसी प्रकार से H+ आयनों की प्रकृति, ये कह रहा है H+ आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहते, क्योंकि इसने कहा था कि H+ आयन देते उसको आप अम्ल कहते हो, H+ आयन होते हैं वो मुक्त अवस्था में रहते, क्या कहते हैं, जल के अणुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। तीसरा है, विलयन अवस्था में ये लागू नहीं होता है, यह नियम केवल और केवल किस में होता है लागू, यह नियम केवल और केवल विलयन अवस्था में होता है लागू होता है, गैसीय अवस्था में होने पर लागू नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप गैसीय अवस्था में लेते हो तो यह नियम उसको अपन अम्ल के रूप में नहीं स्वीकारता है। इस प्रकार से एक और इसमें बनती है कमी, जैसे कि दे रखा है अमोनिया है, आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, एमीन है, आदि की सारी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है। और इसकी अंतिम लिमिटेशन बनती है कि वे पदार्थ या वे अम्ल जिनके अंदर H+ आयन नहीं होते हैं, नहीं होते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के क्या करता है, अम्लीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है। एज इट इज अपन देखते हैं कुछ सार ऐसे होते हैं जिसमें आता है CaO, MgO, अमोनिया आदि के अंदर क्या करता है, ये सारी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये थी अपन के पास आर्यनीय की संकल्पना। अभी 2 और थ्योरी रहती है जिसमें नाम आपके, एक तो आता है ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा, दूसरी आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल शंकर केमिस्ट्री 95 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।